So hello students, welcome to my class. So today my topic is important atomic theories. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ लिया, देन रदरफोर्ड, देन बोर्स, देन समरफेल्ड मॉडल, सब सारे ये एटम्स के हमने पढ़ लिया और हमें ओवरऑल ये पता चला कि एटम जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो कैसा होता है भाई, या तो सर्कुलर होगा या तो एलिप्टिकल होगा। अब इसके बाद एक थ्योरीज आती है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। वो एक्चुअली आज जो हम लोग एटम्स के बारे में, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो एक्चुअली बेसिकली आजकल जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बेसिकली क्यों होता है, क्या होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट उससे पहले अगर वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ना है तो उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़नी होगी, लाइक डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी के साथ मैं थोड़ा ऐड ऑन करके अबाउ प्रिंसिपल बाद में भी पढ़ सकते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल के बाद, बट मैं अबाउ प्रिंसिपल भी थोड़ा आपको बताऊंगा। देन हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारी चीजें मैं बता के फाइनली हम लोग पहुंचेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जो लास्ट एटॉमिक मॉडल है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। चलो ध्यान दो, छोटी छोटी चीजें आप लोग समझते जाओगे, इजीली आ जाएगा। सबसे पहला आता है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेव मैकेनिकल थ्योरी। समझ में आया? पार्डन, इसी को बोला जाता है मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। क्लियर? अब देखो क्या होता है, सबको पता है लाइट में क्या होता है, डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होते हैं। सिमिलरली डी ब्रॉगली वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गैस मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, अगर वो मोशन में हैं, मूवमेंट में हैं, तो उनके पास पार्टिकल नेचर तो पहले ही है, लेकिन साथ साथ उनके साथ वेव भी एसोसिएट होगा। यानी जितने भी दुनिया में बॉडी है जिसके पास मास है, वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों शो करेंगे। और द वेव एसोसिएटेड विथ अ मैटर इज नोन एज मैटर वेव। अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर वेव क्या है तो क्या बोलोगे? द वेव एसोसिएटेड विथ मैटर। मैटर मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं। अब मैटर्स में भी यानी याद रखना, दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक, कोई बता सकता है मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, और दूसरा होता है बच्चों माइक्रोस्कोपिक। देखो मैक्रो मतलब लार्ज पार्टिकल्स, माइक्रो मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, याद रखना स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, छोटे छोटे जो एटम्स, एटम्स वैसे भी छोटे छोटे ही होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब कार, बस, ट्रक, जिसका मतलब हाई मास हो, हेवियर मास, जिसकी हेवियर मास हो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, और जिसका लेस मास हो, बहुत लेसर मास हो, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ये जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ट्रू है। ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं उस पर स्टार बना लेना। इसी पे निट पे क्वेश्चन आते हैं, जेईई में क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन आर वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्लियर? इट इज नॉट वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्लियर? मैक्रो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डेरिवेशन करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो जो डी ब्रॉगली फोकस किया वो फाइनली क्या बताया कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इस दुनिया में, स्मॉलर हो, बिगर हो, अगर वो मोशन में है, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसमें वेव नेचर भी एसोसिएट होगा, जैसे लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अब पूछा जाए मैटर वेव्स क्या है, तो बोलोगे द वेव एसोसिएटेड विथ मैटर इज कॉल्ड मैटर वेव। लेकिन डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन ट्रू किसके लिए था? बेस्ट था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। क्लियर? अब देखो कैसे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन आया और किस तरीके से उसका डेरिवेशन हुआ है। तो थ्योरी थी, सपोज एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, एमसी स्क्वायर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के लिए क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू,
या इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, बिल्कुल। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको पता है जब LHS इक्वल होते हैं तो RHS अपने आप इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हमने लगा दिया MC स्क्वायर इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। देखो तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें तो कहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अब ध्यान से देखना बच्चा, ये C और ये C कैंसिल, तो MC इज इक्वल टू क्या हो गया? H अपॉन लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H अपॉन MC। C मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये आपका क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर मैं V लिख दूं तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, जो तुम्हारा मन में करे उस पार्टिकल का ले लो। चलिए, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? H अपॉन MV। अब ये जो इक्वेशन है ये सबके लिए वैलिड है, किसी भी पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, चाहे वो हेवियर मास हो चाहे वो लोअर मास हो। माइंड में सेट। अब आपके पास इक्वेशन आया लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन MV, यानी दुनिया में जो भी चीजें हैं सबके पास वेवलेंथ होगा जिसके पास मास है, ठीक है। अब अगर मैं ये मास कहां है? डिनोमिनेटर में है। अगर मास मैं इंक्रीज करूं तो ये वेवलेंथ क्या होगा बच्चा? डिक्रीज होगा। जब वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो क्या तुम उसको ऑब्जर्व कर पाओगे? नहीं। तो अगर मैं बोलूं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी बड़े बड़े हेवियर मास वाले पार्टिकल, उनके पास भी वेव होगा, लेकिन उनका मास ज्यादा होने की वजह से उनका वेवलेंथ क्या होगा? बहुत ही कम, जिसको तुम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसीलिए जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है वो छोटे पार्टिकल्स के लिए, स्मॉलर मास वाले पार्टिकल्स के लिए सही है। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए सही है, न्यूट्रॉन के लिए सही है, प्रोटॉन्स के लिए सही है, अल्फा पार्टिकल्स के लिए सही है, इन सब के लिए सही है, क्योंकि उनके मास क्या होते हैं? कम। माइंड में सेट। ये पहला इक्वेशन है, ध्यान रखना। अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान देना। अच्छा, अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो। वी नो हाफ MV स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को तो याद करो, मैंने बताया था EV लिख सकते हैं। E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड V मतलब पोटेंशियल, कोई चार्ज पार्टिकल। अच्छा, इसको EV की जगह QV भी लिख सकते हो। अब देखो तो कैसे आ सकता है, इस जगह पे हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ MV स्क्वायर इज इक्वल टू क्या EV हो सकता है? देखो, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इसको एक जगह यहां रख दो। अब थोड़ा सा यहां आ जाओ। अरे, अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा समझना। फिर से हम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ MV स्क्वायर होगा। समझते जाना बच्चों, डेरिवेशन है ये 2 इधर आ गया, 2E। काइनेटिक एनर्जी को मैंने E मान लिया, मतलब ऐसे घबराना नहीं है। रुको एक मिनट, नहीं मानता हूँ, पता नहीं कहीं तुम लोग मिस्टेक करके आ जाओ तो। वेट फॉर अ मोमेंट। चलिए, चलो मैंने लिख दिया। वेट, 2K इज इक्वल टू हो जाएगा MV स्क्वायर। अब इस साइड भी मैंने M से मल्टीप्लाई किया और इधर भी मैंने M से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा? 2MK इज इक्वल टू क्या हो गया? M स्क्वायर V स्क्वायर हो गया। ओके, रूट अंडर 2MK इज इक्वल टू MV हो जाएगा। बताओ, इसको MV स्क्वायर लिखते, इधर आके ये रूट हो गया, ये इक्वेशन आ गया। चलिए, अब थोड़ा सा यहां आ जाइए। अभी आपने पढ़ा लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन MV, पढ़ा था। तो लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन MV के जगह पे आप क्या पुट करोगे? √2m काइनेटिक एनर्जी। लो, ये डी ब्रॉगली वेव निकालने का दूसरा फॉर्मूला हो गया। ध्यान से समझना, ये पहला फॉर्मूला। अच्छा, MV मतलब मोमेंटम होता है, इस चीज को याद रखना। तो डी ब्रॉगली का तीसरा फॉर्मूला H अपॉन PV होता है, याद रखना। H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ। अब आपने लिखा हाफ MV स्क्वायर इज इक्वल टू EV। अच्छा जी, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये देखो, इसको भी तो मैं ऐसे, 2 इधर चला गया, MV स्क्वायर इज इक्वल टू 2E और V। बार बार मैं बोल रहा हूं बच्चा लोग, ये V मतलब पोटेंशियल है। वेलोसिटी लिख के मत आ जाना और ऐसी तैसी मत करवाना अपनी और मेरी, ठीक है। अब दोनों साइड मैंने M से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। M स्क्वायर V स्क्वायर इज इक्वल टू 2MEV हो गया, और MV इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं? रूट अंडर 2MEV। अब MV कहाँ है बच्चा लोग? यहाँ पे है। तो तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया? लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन √2MEV। चलिए देखो, कहीं कोई प्रॉब्लम है? H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, कॉपी में लिखते जाना।
m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और v मतलब बच्चा लोग पोटेंशियल। अब अगर तुम पूछोगे सर क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, मैंने कहा नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों वैलिड होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड है। तो क्या लिखोगे, लेमडा इज इक्वल टू रूट अंडर 2m, e के जगह क्या लिखोगे qv। अब अगर अल्फा पार्टिकल पूछे तो m के जगह क्या लिखोगे, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, q मतलब चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, पुट कर दो। यानी ये आपका चौथा फॉर्मूला हो गया। तो याद रखना इस तरीके से हम एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ बच्चा लोग, अभी बहुत सारा चीज है। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट, चलिए आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं बात करूं कि चार्ज पार्टिकल्स के लिए पहले मैं थोड़ा सा कर लेता हूं, फिर अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल लाइक मैं अगर बोलूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, और इधर आ गया आपका अनचार्ज पार्टिकल। क्योंकि आपको पता है अनचार्ज पार्टिकल, जैसे मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन में तो बच्चा आपका पास कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो आप क्यू के जगह 0 पुट करके आ जाओगे और पूरी वैल्यू 1/0, भैया कुछ वैल्यू ही नहीं आएगी। आप क्या बोलोगे, अरे सर ये क्या हो गया, इस तरीके से कैसे हो गया। तो अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पूछे न्यूट्रॉन का वेवलेंथ निकालने पूछे अनचार्ज पार्टिकल, तो याद रखना बच्चा लोग ये फॉर्मूला लगाना है आपको, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m के, ये लगाओगे। गलती से भी ये वाला फॉर्मूला लगा के मत आ जाना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। क्यू 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 नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। क्लियर। अब आप पुट करो इसकी वैल्यू को, क्या आएगा जल्दी बता दो। अगर पूरा इसकी वैल्यू पुट करो तो h के जगह पे तुम क्या पुट कर सकते हो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, रूट 2m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं पता, जल्दी बताओ, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको सॉल्व करोगे तो जो फॉर्मूला आएगा 0.286 अपॉन रूट अंडर ई। अब एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन इसमें एनर्जी जो लोगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने लिया उसको लोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जो सॉल्व करके जूल में आएगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देना, और लेमडा जो आपका सॉल्व करके आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब बोलो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना बड़ा कैलकुलेशन आपके लिए टफ होता है। डायरेक्ट पूछता है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इफ if the kinetic energy is given to 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीधा अगर ये फॉर्मूला आपका याद है तो E के जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसके जगह पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये मतलब सिंपल डेरिवेशन है, डायरेक्टली आप पुट करो। और कैसे हुआ, आप अगर पुट करके देखोगे आपके पास आ जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर हो तो आपको पता है ये चार्ज पार्टिकल है, तब इस जगह पे लेमडा इज इक्वल टू क्या लगाओगे, h अपॉन रूट 2m⁴, ये फॉर्मूला याद रखना। समझ में आया, कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये भी ध्यान रखना। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ले लूं तो क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल आप वैल्यू पुट करो। और बार बार मैं कह रहा हूं बच्चा ये v कंफ्यूज मत होना, दिस v इज पोटेंशियल। चलो अब इलेक्ट्रॉन के लिए पुट करो, सारा वैल्यू तुम पुट कर लेना, h की वैल्यू, m की वैल्यू, q की वैल्यू और v छोड़ देना। तो सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 12.27 रूट अंडर v, मतलब पोटेंशियल एंगस्ट्रॉम में, ये आ जाएगा। डायरेक्टली इसको याद रखना, अगर रख पाओ, और नहीं रख पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मैंने डेरिवेशन के साथ फॉर्मूला। अब प्रोटॉन के लिए लेमडा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखोगे 0.101 रूट अंडर v एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। देखो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन कितना बेहतरीन है, हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आप आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा चलो, कौन इतना टैलेंटेड है, अगर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए पूछे, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए पूछे तो क्या लिखोगे आप लेमडा की वैल्यू, जल्दी 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 फास्ट। अगर गैस मॉलिक्यूल, गैस भी तो छोड़ा है भाई, गैस मॉलिक्यूल्स में तो भी क्या पार्टिकल्स ही तो होंगे। अब हीलियम में हीलियम, अब नाइट्रोजन, ये भी तो छोटे छोटे पार्टिकल। गैस मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा जाए तो कैसे लिखोगे, क्या करोगे, कोई बता सकता है क्या। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो बता दिया मैंने, न्यूट्रॉन का भी बता दिया। गैस मॉलिक्यूल्स के लिए
याद रखना लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लेकिन याद रखना ये v वेलोसिटी है, याद रखो ये v वेलोसिटी है, और ये ev अगर पूछे तो ये पोटेंशियल है। मैं किसी भी चीज को बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है यही मिस्टेक करते हैं बच्चे। ठीक है, अब आरएम आपको पता है, आपने गैस लॉ में थोड़ा बहुत पढ़ा था, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही। वेलोसिटीज होते हैं एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन, स्क्वायर वेलोसिटी, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यहां लगाओगे लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी आर एम एस। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा रूट अंडर 3m के टी। आप बोलोगे सर कहां से आया, तो गैस लॉ में इंतजार करना, सारा बता दूंगा। वी आर एम एस का फॉर्मूला भी बताऊंगा, उसके बाद वी एम पी का भी बताऊंगा, और वी ए वी का भी बताऊंगा। अब अगर पूछे एम क्या है, मास है, के मतलब बस याद रखना दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां पे मैं आर भी लगा सकता था लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद रखना इस चीज को बच्चा लोग। चलिए, अब ये डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन से हम समझ चुके हैं दुनिया में कोई भी चीजें हैं अगर वो मूवमेंट कर रही है तो उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और उसके पास क्या है, वेव नेचर भी है। लेकिन ऑब्जर्व किसकी में हम कर सकते हैं, अगर पार्टिकल का साइज छोटा हो, यानी अगर मास उसका कम हो तो ऑब्जर्विंग अच्छी, और अगर मास कम नहीं हो तो ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आ गया क्या सबको समझ में? बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक स्टूडेंट जिसको सच में बोर थ्योरी को करेक्ट किया था, अब समझना ये क्या है, डी ब्रॉगली वर्सेस बोर थ्योरी। अच्छा, बोर थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या था बच्चा, यानी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा, उसी पाथ में मूव करेगा विच हैज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यही तो था वेव थ्योरी, बोर थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। यस, नाउ द थिंग इज हाउ दिस रिलेशन इज करेक्ट, इसको डी ब्रॉगली ने प्रूफ किया था, इसीलिए बोला गया कि यस बोर थ्योरी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का जो पाथ बताया था वो कंप्लीटली रॉन्ग नहीं था, जब तक कि वेव मैकेनिकल मॉडल नहीं आ चुका। अब देखो, अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है और इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मूव कर रहा है। बच्चा लोग बहुत ध्यान से समझना, थ्योरी तो बुक में भी होती है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और आपको अभी मैंने बताया अगर कोई भी चीज मूव करती है तो उसके पास वेव नेचर भी होता है। वेव कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किल में मूव कर रहा है। तो क्या इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल मूव कर रहा है। अब जब ये मूव कर रहा है तो देखो कितने सारे क्रेस्ट एंड थ्रॉप बने, इस तरह से बने ना। अगर इस तरीके से तुमने देखा तो बोलोगे सर ये क्रेस्ट है, ये फिर अगर ये मिडिल लाइन मैंने यहाँ ये थ्रॉप है, तो एक सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड थ्रॉप बना, और ये जो पूरा कवर किया उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं, बिल्कुल। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव किया तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लेमडा, क्योंकि यह वेब में इस तरह से मूव कर रहा है, लेकिन कितने लेमडा, एन लेमडा, क्योंकि सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड थ्रॉप है तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो क्या लेमडा इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई आर अपॉन एन? हाँ सर आप लिख सकते हो। अब ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। अब डी ब्रॉगली में अभी आपने जो प्रूफ किया उसको याद करो। हाँ सर, डी ब्रॉगली में मैंने प्रूफ किया लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। क्या प्रूफ किया था अभी थोड़ी देर पहले? हाँ सर। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, एलएचएस इक्वल है? हाँ सर बिल्कुल एलएचएस इक्वल है। तो बस आंख खोल के लिख दो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो 2 पाई आर अपॉन एन इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। बहुत अच्छी बात है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। इधर चला गया तो एम वी आर, और ये इधर चला गया एन एच, और ये जो 2 पाई है यहां आ गया। तो देखो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यानी डी ब्रॉगली ने भी प्रूव कर दिया कि बोर थ्योरी जो है सही है, यानी डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन इज द एग्रीमेंट ऑफ बोर थ्योरी। आया समझ में? मतलब दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली करेक्ट है। देखो आ गया, इसीलिए डी ब्रॉगली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, आप लोग कर सकते हो। चलिए, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। क्वेश्चन लिखो,
कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी। तो आपको क्या ढूंढना है, लेमडा ढूंढो इलेक्ट्रॉन का। चलिए पहला क्वेश्चन, डू फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं है, जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा सीखोगे आप। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना सीखते हो और कितना। जिसको भी डाउट है माइक ऑन करोगे और पूछते जाओगे।
चलिए, सबसे बन गया क्या क्वेश्चन? चलो, सॉरी। क्वेश्चन बन गया सबसे? आंसर क्या है? अच्छा, आंसर आ गए। 0.772। आंसर इज 0.0772। यस, जीरो आंसर लिख लो, 0.0772। क्लियर? आई होप सो आपसे आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है उसको समझो। जैसे सपोज करो कोई बॉडी मूव कर रही है या इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो आपको पता है मूवमेंट करेंगे तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा और साथ में पोजीशन भी चेंज होगा। तो हाइजेनबर्ग बोलता है, स्टेटमेंट लिख लो, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली। फिर से मैं बोल रहा हूं, it is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a body as small as electron। means एक साथ एक ही समय में तुम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं ढूंढ सकते। मतलब अगर आपको पोजीशन भी ढूंढना है और मोमेंटम भी ढूंढना है, मतलब अगर आपके पास x प्लस वाई गिवन है और मैं 1 लिख लूं, तो क्या तुम x और y का वैल्यू एक साथ ढूंढ लोगे? तुम बोलोगे सर एक और इक्वेशन दे दो प्लीज, तो मैं बोलूंगा ले लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब x और y ढूंढो। अब आप बोलोगे सर अब ढूंढ लेंगे। यानी अगर किसी भी दो अननोन क्वांटिटी को एक साथ ढूंढना है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो हाइजेनबर्ग बोलता है बिल्कुल ये मैथमेटिक्स ही है। कहता है कि एक बार में तुम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ढूंढ नहीं सकते। अगर तुमको ढूंढना है तो तुम एक एक करके ढूंढोगे, जैसे मैथमेटिक्स में तुम करते हो। यानी उसमें वो एक रिलेशन दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और दोनों के को मल्टीप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, इस चीज को याद रखना। क्लियर? ये ध्यान रखना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर? अब आपको पता है, थोड़ा सा इस चीज को समझो, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एम वी, या इसी को हम डेल्टा P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम डेल्टा वी। अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो चेंज इन मास तो बहुत कम ऑब्जर्वेबल हो सकता है। तो क्या मैं इसके जगह पे ऐसा लिख दूं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये रिलेशन हमेशा याद रखना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डेल्टा एक्स मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एंड डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। ये रिलेशन याद रखना। अब इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो याद रखना, h की वैल्यू मैं पुट करता हूं 6.626 इंटू 10 टू द पावर 20 - 27 अर्ग सेकेंड, और पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 मैं ले लेता हूं, और m की वैल्यू मैं
इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूं यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो डेल्टा एस इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू आ जाएगा 0.57 अर्ग सेकेंड पर ग्राम। याद रखना इस चीज को, क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 0.57। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मुझे बताओ एक ही इक्वेशन से दो अननोन कैसे फाइंड करोगे, यानी अगर डेल्टा एक्स गिवन है तो डेल्टा वी निकालना, डेल्टा वी गिवन है तो डेल्टा, अच्छा दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ध्यान रखना, अगर डेल्टा एक्स इंक्रीज करेगा तो डेल्टा वी हमेशा याद रखना डिक्रीज करेगा, वी वी आई। तो अगर डेल्टा एक्स जीरो है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। उसी तरह से अगर डेल्टा एक्स इन्फिनिटिव है तो डेल्टा वी क्या होगा आपका, जीरो। ये रिलेशन हमेशा याद रखना, करके देखो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और आपको पता है इसी तरह से मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट किया तो इस देखो ये आपका ये रिलेशन याद रखना। कभी कभी एम्स वगैरह में या जेईस में पूछ देते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके बताओ फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 0.57 सीजीएस फॉर्म में है, अर्ग सेकेंड पर ग्राम अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। क्लियर बच्चा। अब ये फिर से मैं बता रहा हूं, क्या ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सही है, तो बोलोगे सर मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल्स के लिए ये थ्योरी, ये रिलेशन वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में क्या आपका m ज्यादा होगा तो इसकी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो नेग्लिजिबल होगी, और नेग्लिजिबल होगी तो जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में, यानी जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे पार्टिकल्स के लिए करेक्शन देता है। पूछा जाता है कि किसके लिए सही है, किसके लिए सही नहीं है, क्या किसी को प्रॉब्लम है, नहीं। अब इसी प्रिंसिपल से हम बता सकते हैं यूज करके कि जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन हम इलेक्ट्रॉन का पता कर ही नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसे पता करते हो। क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जब ये बोलता है इम्पॉसिबल है तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये कैसे पता करोगे। इसीलिए वेव मैकेनिकल मॉडल सही है। वेव मैकेनिकल मॉडल में बोलता है इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो क्लाउड के फॉर्म में, मतलब वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कोई एग्जैक्ट पाथ नहीं होता कि आप सर्कुलर बोलो या इलेप्टिकल बोलो। आगे जाके जब आप तो पढ़ भी चुके हो, अगर आप ड्रॉपर हो तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को इस तरह से दिखाते हैं, इस तरीके से शो करते हैं, मींस वो क्लाउड के फॉर्म में है भाई, कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। तो जो ये वेव मैकेनिकल मॉडल आया था ये सब हाइजेनबर्ग वेव थ्योरी और छोटी छोटी थ्योरी को इंक्लूड करके आगे बढ़ के वेव मैकेनिकल मॉडल आया था, जिसमें हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया। तो क्या बोलोगे इसका स्टेटमेंट, आराम से लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल देयरफॉर बोर पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम व्हिच गिव्स अ फिक्स पोजीशन in a fixed orbit and definite velocity to an electron is no longer valuable। मतलब एक साथ वो मूवमेंट कर रहा है तो पाथ भी बताता था, पोजीशन भी बताता था और वेलोसिटी भी बताता, जो कि हाइजेनबर्ग बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी बोर थ्योरी यहां से एंड की तरफ बढ़ रही है। और कौन सी न्यू थ्योरी आ रही है, वेव मैकेनिकल मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर लेता है और इलेक्ट्रॉन को क्लाउड के फॉर्म में बोलता है, और कोई फिक्स पाथ इलेक्ट्रॉन का होता नहीं है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यानी जो अब आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां तक तो आप पढ़ चुके हो। तो मैंने क्या नया बताया, तो नया ये बताया कि दूसरा इसका रिलेशन होता है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यानी ये क्या है, एनर्जी, और ये क्या है, टाइम। तीसरा रिलेशन होता है डेल्टा फाई इंटू डेल्टा थीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये एंगुलर मोशन के लिए होता है। और डेल्टा फाई और डेल्टा थीटा तो आप लोग जानते ही हो, है ना, सर्कुलर मोशन तो सबने पढ़ रखा है। ये तीन रिलेशन याद रखना, चार रिलेशन, ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, सबके लिए आता है अलग अलग। चलो इसको ड्राइव करके कौन बता सकता है, जिसको ड्राइवेशन आता है। सर आप अपने मन से कैसे लिख देते हो, ये कहां से आया, हमें तो नहीं पता।
बात सच सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता, अब करे तो क्या करें भाई। ये रिलेशन आया कहां से, कौन बता सकता है? जिसको आता है तुरंत बताओ। होप सो आपको समझ में आगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग से ही गलत होना बोर थ्योरी स्टार्ट हो चुका था। अब बोला अब समय नहीं है, अब मैं गलत हो चुका। चलिए अब मुझे आप लोग को बताना, ये आप लोग डेरिवेशन समझ में आ चुका, आई होप सो। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए जो मैं बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सुनो, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या बोला मैंने? कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज जीरो। जब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा एक्स ढूंढो। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की गिवन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 4.55 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल। ध्यान से समझना, आपको वेवलेंथ ढूंढना है। ठीक है, किसका है ये? इलेक्ट्रॉन का है, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अगर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन का मैंने 4 टाइम इंक्रीज किया, समझना, मैंने काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 4 टाइम इंक्रीज किया तो वेवलेंथ बताओ कितना टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब ऑप्शन है यहाँ पे 4 टाइम्स, बी है 2 टाइम्स, सी है 1/2 टाइम्स और डी है 1/4 टाइम्स। ये 3 क्वेश्चन जल्दी से आंसर करो। फर्स्ट क्या हो रहा है? 3 का सी। अच्छा ठीक है, उसके बाद और 5 का बी। अच्छा देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी गिवन है, लेमडा निकालना। फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू √2m के, यही तो होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 केजी में लेना क्योंकि ये जूल में है। अब ये मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम है तो लेमडा क्या होगा? सिंपल सी बात है, लेमडा और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? √के। जब इसको 4 टाइम करोगे तो 4 का रूट क्या होता है? 2, तो क्या होगा? 1/2 टाइम्स। सिंपल सा तो लॉजिक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोर ऑर्बिट इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन थर्ड ऑर्बिट। ये मैं देखना चाहता हूँ ये किसने सही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4
सिर्फ एक ही लोगों ने आंसर किया है क्या? बाकी क्या बैठे हुए हो क्या? अरे यार सबका आंसर चाहिए मुझे, तुम लोग आंसर ही नहीं करते, ये तो रॉन्ग है। वॉट एवर यू आर रॉन्ग और राइट, इट डजंट मैटर, सॉल्व तो करो बैठ के। अगर रियली में आईआईटी जाना है, नीट जाना है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कॉलेजेस जाने हैं, तो फिर ऐसे मेहनत करना होगा। देखो आपको पता, अभी मैंने बताया फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोर ऑर्बिट इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ वेव्स का भी क्या रिलेशन आया था? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई आया था एक, और उसके बाद 2 पाई r इज इक्वल टू क्या होता है? n लेमडा, यही तो आया था। तो n की वैल्यू क्या होगी? थर्ड ऑर्बिट पूछा, तो थर्ड ऑर्बिट मतलब 3, तो 4 का आंसर क्या होगा? 3 तो होगा। और क्या बताओ, इसमें क्या नया चीज है, स्पेशल क्या है? चलिए, वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स, ये बहुत आसान है, ये क्या होगा? बी ऑप्शन। क्यों होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेरिवेशन, मैं इसलिए डेरिवेशन करवाता हूं। क्या बताया था मैंने? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बताया है क्या? देखो तो, हाँ सर बिल्कुल आपने लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बताया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हम P इज इक्वल टू एच अपॉन लिख सकते हैं? अरे भाई इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हो गया, और P इज इक्वल टू क्या? एच अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। हाँ सर ये भी लिख सकते हो। अच्छा जी, अब बताओ लेमडा इज इक्वल टू कुछ और लिख सकते हैं? P के जगह पे हम mv लिख सकते हैं। हाँ सर लिख दो। उसके बाद क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एच म्यू अपॉन सी, याद करो वेलोसिटी c इज इक्वल टू लेमडा म्यू, सबसे पहले पढ़ाया था रिलेशन, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन म्यू होगा। तो mv, ये v है, ये वेलोसिटी है, mv इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? एच म्यू अपॉन एम सी होगा। क्या बताओ, कहाँ दिक्कत था? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए आज ही, अब नेक्स्ट, अब आता है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउस प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल क्या बोला था? जिस सबसेल के लिए, ऐसे बोलो, जिस सबसेल की एनर्जी सबसे कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल सबसे पहले करेगा, यही तो अबाउ ने बोला था। याद आया सबको? हाँ ये तो क्या नया मैं बता रहा हूं। यानी अकॉर्डिंग टू अबाउट द सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट, एंड व्हेन दिस ऑर्बिट्स मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द नेक्स्ट सेल ऑफ द हायर एनर्जी स्टार्ट फिलिंग। मतलब पहले छोटे वाले सेल भरेंगे, कम एनर्जी वाले सेल, जब वो कंप्लीटली फिल हो जाए तब तुम आगे वाले सेल पे जाओगे। ये साफ सुंदर लफ्जों में है। तो इसमें मैंने क्या नया बता दिया? अबाउ प्रिंसिपल को एक्सटेंड किया था n प्लस एल रूल, याद रखना इस चीज को। इसी n प्लस एल रूल से हम जानते हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा और किसमें बाद में। समझ में आया? अगर मैं बात करूं 1s, अगर मैं बात करूं 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 5s, 4d, सो ऑन। तो सबको पता है सर अरेंजमेंट ऐसा होता है, पहले 1s में फिल होगा, देन हम लोग 2s पे जाएंगे, देन 2p पे, देन 3s पे, देन 3p पे, देन सर 3d पे, देन 4s पे, देन 4p पे, देन हम लोग 4d पे जाएंगे, देन 5s पे, देन 5p पे, सो ऑन। बिल्कुल ऐसा करके हम लोग सोचते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपको पता है पहले k आएगा, फिर l आएगा, फिर m आएगा। मतलब ये तो k में है, ये दोनों l में है, और ये तीनों m में है। उसके बाद ये जो d, 4s, 4p, 4d, 4f, ये n में आ जाएगा। तो इस तरह से फिल होगा। लेकिन n प्लस एल रूल से हम देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल होगा, देन 3d में। उसी तरह से पहले 5s में फिल होगा, देन 4d में। क्यों? क्योंकि 4s के लिए n प्लस एल का वैल्यू डिसाइड करेगा कि क्यों उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ में आया? अब थोड़ा सा ध्यान देना। n मतलब होता है ऑर्बिट, l मतलब होता है सब ऑर्बिट को शो करता है, तो कुछ वैल्यू याद रखनी होगी। l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर से उसको शो करते हैं, याद रखना। अब देखो s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0, p के लिए 1। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, वेट फॉर अ मोमेंट, जिसको अरेंज कर लेने दो। तो क्या बोला मैंने, आप इसको थोड़ा समझ लो। अगर मैं बोलूं s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए हमेशा 1, d के लिए 2, f के लिए 3,
G के लिए 4, जैसे K के लिए 1 2 3 बोलते हो ना, इसी तरीके से इस तरीके से हम लोग L के लिए जाते हैं। माइंड में सबका सेट, ये याद रख लेना, आप लोग जानते होंगे। अब एक और चीज, अगर पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, यानी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप तुरंत देखोगे सर 2n²। लेकिन अगर कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, सबसेल मतलब sp_df, तब क्या लिखोगे, याद रखना 2l+1, ये फॉर्मूला याद रखना। चेक करके देखो, s में सबको मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में बोला था 4 ऐड कर दो यानी 6 इलेक्ट्रॉन, d में बोला था फिर से 4 ऐड कर दो 10 इलेक्ट्रॉन, f में बोला था 4 ऐड कर दो 14 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा फॉर्मेट में देख के देखो, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, सो 2 इंटू 0 + 1 यानी क्या हो जाएगा 2, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन वेरीफाइड हो गया। p में 2 इंटू 2l+1, l के p के लिए l की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 + 1 यानी 3 इंटू 2 6 वेरिड हो गया, यानी ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखो n+l की फिलिंग कैसे होती है, आप जानते ही होंगे n+l। चलिए मैं 1s के लिए बात करूं तो बताओ 1s के लिए n+l की वैल्यू, n मतलब ये आगे वाली वैल्यू और s के लिए 0 होता है, यानी n+l की वैल्यू 1s के लिए 1 होगी। चलिए 2s के लिए n मतलब ये आगे वाली वैल्यू और आपको पता है s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होगी 2। 2p के लिए n+l की वैल्यू, n की वैल्यू 2 और आपको पता है p के लिए l की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 3। उसके बाद 2p के बाद क्या आता है 3s, 3s के लिए 3 + 0 हो गया 3। उसके बाद 3p के लिए क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4। 3p के बाद क्या आएगा 3d, 3d के लिए क्या हो जाएगा 3 + d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2 5। उसके बाद 4s के लिए क्या होगा जल्दी बता दो, 4 + 0 यानी हो जाएगा 4। उसके बाद 4s के बाद क्या आता है 4p, 4p के लिए क्या जाएगा 4 + 1 5। उसके बाद 4d, 4d के लिए क्या होगा जल्दी बता दो 4 + 2 6, यस। उसके बाद आपका आ जाएगा 5s, 4f भी लिख ही लो। 4f के लिए 4 + 3 यानी 7, 5s के लिए 5 + 0 5 और 5p के लिए क्या लिखोगे 5 + 1 6, ये सबको समझ में आ रहा होगा। 5d के लिए 5 + 2 7, 5d के बाद क्या आएगा 5f भी लिख लो, 5 + 3 8। उसके बाद 6x के लिए क्या लिखोगे 6 + 0 6, 6p के लिए 6 + 1 7। उसके बाद 6d के लिए 6 + 2 8। अगर मिस्टेक हो जाए तो बता देना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है ना। अब एक चीज याद रखना, 1s हो 2s हो या 3s हो, s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। उसी तरह से 3p हो या 2p हो, l के लिए l की वैल्यू जो p के लिए होगी वो 1 होगी, इस पे कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब रूल समझो, जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे कम इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा, तो बताओ सबसे कम किसमें 1s की वैल्यू है। उसके बाद कौन आएगा 2s। अब आप थोड़ी देर के लिए रुकोगे, 2p और 3s में देखो n+l की वैल्यू सेम है। जब n+l की वैल्यू दो सबसेल के लिए सेम आ जाए तब चेक करो n की वैल्यू, देन चेक द वैल्यू ऑफ n। अब जिसके लिए n की वैल्यू मिनिमम होगी, लो होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले फिल होगा। अब बताओ 2p और 3s में n की वैल्यू किसकी कम है 2p की, ये देखो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। उसके बाद 3s में। अब आ जाओ 3p, उसके बाद 4s, देख रहे हो दोनों के लिए फिर से n+l की वैल्यू सेम, लेकिन आपको पता 3p के लिए n की वैल्यू क्या है 3, 4s के लिए n की वैल्यू क्या है 4, तो किसमें जाएगा 3p उसके बाद 4s। अब 4s के बाद कौन आएगा 3d, देखो इसलिए 3d पहले नहीं आता क्योंकि 3d के लिए n+l की वैल्यू 4s से ज्यादा। अब 3d यहां पर भी 5 है और 4p यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, तो चेक करो किसके लिए n की वैल्यू सबसे कम 3d के लिए, 3d आ जाएगा। एक मिनट, उसके बाद आ जाएगा 3d, 3d के बाद कौन आ जाएगा 4p, बिल्कुल 4p के बाद कौन आ जाएगा 5s। इसी तरह से आप फिल करते चले जाओ, दैट इज कॉल्ड n+l रूल। बस ये थोड़ा सा चीज समझना होगा, माइंड में सबके सेट है।
आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सारी चीजें इजीली जान सकते हैं। यही है अबाउट प्रिंसिपल, और उसको कैसे आपके बुक्स में फिल कर रखा है, एक वो साफ टाइप का फिल करता है ना, 1S 2S इस तरह से जाते हैं, तो शायद उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको ये जानने की जरूरत है कैसे फीलिंग होती है, समझ में आया। और अबाउ जो होता है, अबाउ इसका मतलब क्या होता है जानते हो? बिल्डिंग अप। ये एक जर्मन वर्ड है। अबाउ इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाओ, यानी इट गिव्स अ सीक्वेंस इन विच वेरियस सबसेल्स आर फिल्ड अप डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी ऑफ द सबसेल। और सबसेल का इंट्रोडक्शन मैं बता चुका था किसमें? समरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम में। क्लियर? अब आज का क्लास मैं यहीं खत्म करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो सबसे मेन टारगेट होगा, क्वांटम नंबर सीख लेना। क्वांटम नंबर, देन मैं आपको बता दूंगा हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और जो आज मैंने पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग आएंगे वेव मैकेनिकल, मतलब 2 लेक्चर में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट। और जो मैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन की सीरीज भेजता हूं उसको बच्चों पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं तो बहुत बल्कि हो जाएगा। तो चलो बच्चों, अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। बाय बाय, थैंक यू।